हम लोग ईदगाह चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। आज हम लोग क्रमवीर यानी तीसरा चैप्टर, आज की वीडियो में हम आपको 3 चैप्टर पढ़ाएंगे, इसलिए वक्त बहुत कम है। 3 चैप्टर पढ़ाएंगे तो एग्जाम से पहले हिंदी का मुकम्मल हो जाएगा आपका किताब। तो चलिए ये 3 चैप्टर आज तैयार हो जाइए सुनने के लिए। क्रमवीर तीसरा चैप्टर है, और उसके बाद बाल गोविंद भगत और फिर हुनरू का जल प्रपात। चलिए तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं बिना वक्त का है। पहला सवाल है, करमवीर के कवि कौन है? तो ये आसान सा सवाल है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी हरिऔध। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिऔध। आप लोग भी सोच रहे होंगे। देखिए कौन क्या लिखे हैं, कविता हो, नज़म हो, या उर्दू पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, राइटर या मुसन्निफ या जो भी हो, या लिखने वाले, या कविता है या नज़म है, अफसाना है, नाविल है, ये सब आपको कंफर्म याद चाहिए। इससे सवाल जो है ना आता ही आता है। तो कौन क्या लिखे हैं, ये क्या है, ये याद आपको चाहिए, ठीक ना। चलिए दूसरा सवाल है, करमवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई है? तो आप जान रहे हैं करमवीर की विशेषता बताइए, ये भी आसान सा सवाल है। चलिए अगला सवाल है, हीरा किससे बनता है? तो हीरा सभी को पता है कि हीरा कार्बन से बनता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। कवि सैकड़ों मरुभूमियों से क्या बहान देने की बात कहता है? तो ये आप जान रहे हैं कि कवि जो है सैकड़ों मरुभूमियाँ से बहा देने की बात कर रहा है। तो आप लोगों को पढ़ाए भी हैं और इसी चैनल पे करमवीर का मौजूद भी है। तो ये नदी बहाने की बात करता है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये 4 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो आप जान रहे हैं इसका भी आंसर होगा करमवीर कर रहे हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? करमवीर होगा ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 नंबर का भी डी। चलिए अगला सवाल है 7 नंबर, करमवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? मैंने करमवीर के कविता के आधार पर कह रहा है कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं। तो आप जान रहे हैं कि आदर्श ये उसमें बताया गया है जिसका नाम क्या है? महात्मा गांधी ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? 7 नंबर का डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, करमवीर की पहचान क्या है? तो जो कर्म के प्रति निष्ठा हो, भाग्य के भरोसे बैठे रहते, आज के काम कल पर टालने वाले, भाग्य को कोसते रहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? करमवीर की पहचान क्या है? तो जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होना चाहिए? 8 नंबर का ए होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। करमवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई? तो आप जान रहे हैं खड़ी हिंदी में लिखा गया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा ना, तो आंसर हो जाएगा 9 नंबर का डी। चलिए अगला सवाल है, व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करता है? तो कर्म के प्रति उसका व्यक्ति का क्या करता है? सफलता का निर्धारण करता है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 नंबर का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, करमवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? तो आप जान रहे हैं करमवीर पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं, पहाड़ यानी पर्वत, ये आप जान रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते? तो वीर जो है ना, भीड़ में क्या नहीं दिखाती? ये 12 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा? वीरता नहीं दिखाते भीड़ में, तो सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर का है ना, तो सही जवाब ये हो जाएगा ए, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? तो आपको बताए हैं कि करमवीर जो है कांच को रतन करके दिखा देते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए करमवीर पुरुष क्या करते हैं? करमवीर पुरुष जो है क्या करते हैं? तो ये ऑप्शन ए में बेकार की बातों के समय बर्बाद करते हैं। तो ऐसा कुछ करमवीर तो करते नहीं थे, आपको पढ़ाए भी थे। अगला ऑप्शन है, झूठी कल्पना का हवाई महल बनाते हैं, ये भी नहीं सही होगा। हीरा को कोयला बनाते हैं, करमवीर पुरुषार्थी होते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा करमवीर जो है ना पुरुषार्थी होते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा डी है। चलिए अगला सवाल है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर कर जो ... की भी सामना। तो आप जान रहे हैं कि करमवीर जो है किसके सामना करते हैं? तो ये 15 नंबर सवाल है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ये 15 नंबर सवाल है। हाँ तो बिल्कुल हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि ये जो है करमवीर, तो आप जान रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा? शेर होगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शेर, यानी
वो काम पड़ने पर शेर को भी सामना करना पड़ता है। यानी इसमें चैप्टर में आपको पढ़ाए हैं, आप जाइएगा तो हम मोटिवेशनल बातें भी आपको बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कर्मवीर है। चलिए अगला सवाल है, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? तो आप जान रहे हैं कि परिश्रम के द्वारा जो है कौन प्राप्त करता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब कौन हो जाएगा? आप जान रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मवीर, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 17, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, वे सैकड़ों मरुभूमियां नदियां बहा देते हैं, उपयुक्त दोहा रचना कौन है? तो ये जान रहे हैं कौन है, ये आसान सा सवाल है। रचना कौन है? तो ये हरियोध हो जाएंगे ना, तो इसलिए कि लिखने वाले तो वही हैं। तो 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना बी, तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जो सपूत हम लोग पढ़े थे, 18 नंबर सवाल है, सपूत शब्द जो है ना करीमवीर के लिए हुआ है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, मरुभूमि में नदियाँ कौन बहा देता है? तो अभी देख रहे हैं कि मरुभूमि में नदियाँ कर्मवीर बहा देता है। अगला सवाल है, आज के काम कल पर टालने वाले को कहते हैं? तो आप जान रहे हैं आज के काम कल पर टालने वाले को कहते हैं हम लोग दीर्घ सूत्री। दीर्घ मतलब बड़ा, यानी लंबे समय तक ले जाना काम को, ठीक ना। तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है, पर्वत का पर्यायवाची होगा? पर्वत का पर्यायवाची आपको सुने भी थे और याद भी करवाए थे कि पर्वत का पर्यायवाची होगा क्या? तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? आप भी जान रहे हैं इसका आंसर पर्वत का गिरी हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल है, 22 नंबर, कर्मवीर धन संग्रह करते हैं? तो कर्मवीर धन संग्रह माने धन को किस तरह से, एक संग्रह मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो किस तरह से इकट्ठा करते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परिश्रम से, है ना। परिश्रम से क्या करते हैं? परिश्रम यानी मेहनत से धन को इकट्ठा करते हैं। तो चलिए ये फाइनली हम लोग का हो गया चैप्टर। अब अगला चैप्टर है बाल गोविंद भगत, है ना। ये सब देखिए 2018 में क्वेश्चन सबको पूछा भी गया था ना, ध्यान देना है। चलिए अगला चैप्टर बाल गोविंद भगत से हम लोग पढ़ते हैं। बाल गोविंद साहित्य की कौन सी विधा है? हम आपको बताएं कि ये कौन सी विधा है, क्या है, कविता है, नज्म है, उपन्यास है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भगत यह एक रेखा चित्र था, ठीक ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा सबरी शाम का जो है ना, इसका शाम को भी डॉट डॉट कर देती थी। तो आपको पता है जो शीतल जो है कर देती थी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा संभरी शाम को भी कौन कर देती थी? तो शीतल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, सी इसका आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 3 नंबर सवाल है, जो कुछ खेत में पैदा होता है सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? तो ये आपको पढ़ाने के दौरान भी बताए थे कि बाल गोविंद भगत किस तरह से साधु उनको लोग कहे और किस तरह से वो कहाँ जाते थे। तो बिल्कुल सही जवाब इसका होना चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक साहब के दरबार में ना, तो सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है, जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं? तो ये काली कमली हो जाएगा ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर का ना, डी हो जाएगा ना, तो बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? हम बताएं कि आपको याद रखना है, सब चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो बिल्कुल हो जाएगा, 5 नंबर सवाल है ना, तो 5 नंबर का हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरे। आए अभी देखे हरिओध लिखने वाले कौन है? करमवीर। आए ये बेडब बनारसी आप अभी आगे पढ़ना हम लोग का, प्रेमचंद आपको पता है कि क्या लिखे हैं। तो ये सब हम लोग को क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 6, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो ये तो आसान सा सवाल है, साफ किताब में मौजूद भी है कि 60 से ऊपर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, सही आंसर सी। बाल गोविंद भगत करमवीर को साहब क्यों मानते थे? तो बाल गोविंद भगत साहब को करमवीर इसलिए मानते थे कि कबीर के आदर्शों पर चलते थे। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या इसका? ये हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठे थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे ना, वो कहाँ जमा बैठे थे आसन? तो बिल्कुल सही जवाब हो घर के आंगन में, सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये अगला सवाल इसी से लिया गया है जो ये पढ़ते थे ना। देखिए अगला सवाल है, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना गाते थे। तो ये उनका जो पढ़ते थे वही है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भगत हो जाएगा ना। तो ये बताए भी आपको कि पहले ये कौन पढ़ते थे, तो वही सवाल है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कबीर
को साहब मानने वाला पात्र है? कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन है? तो आपको इसका भी आंसर सही हो जाएगा। क्या आप जान रहे हैं बाल गोविंद भगत? तो सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग हैं, बाल गोविंद भगत की संगीत साधन का उत्कर्ष देखा गया। तो आप जान रहे हैं कि संगीत साधन का उत्कर्ष जो देखा गया कब? जब बेटे की मृत्यु के दिन, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ए। चलिए अगला सवाल, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो ये आपको पता है कि बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष तीर्थ स्थान नहीं जाया करते थे, गंगा स्नान करना जाते थे। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना बी। चलिए अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत कितने बेटे थे? तो बाल गोविंद भगत के जो है आपको पढ़ाने के दौरान ही बताए थे कि बाल गोविंद भगत के एक बेटा था, जो भी आपको बताया कि उसका भी मृत्यु हो गया, और किस तरह से बाल गोविंद भगत किए थे, पतोहू से आग दिला के ना। चलिए बेटे की मृत्यु के बाद भगत क्या करने लगे, है ना। बेटे के जब मृत्यु हो गया बाल गोविंद भगत के, तो उस वक्त क्या करने लगे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है कीर्तन करने लगे, है ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो आपको बताए थे कि बाल गोविंद भगत 60 से ऊपर, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जान रहे हैं कई नंबर सवाल है ये? 16 नंबर है ना। बाल गोविंद भगत किस कद? 15 नंबर सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मंझोले कद के थे ना, तो बस सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है, भगत का बेटा कैसा था? तो भगत का बेटा आप जान रहे हैं चंचल था, है ना। चंचल था ना, तो बिल्कुल 16 नंबर का हो जाएगा ना, चंचल था। आप लोग भी चंचल लगा दिए होंगे, तो इसका आंसर होगा सही सुस्त, ठीक ना। थोड़ा सा हम देख भी रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 16 नंबर का ये होगा। 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भगत को लोग क्या कहते थे? तो आप जान रहे हैं भगत को लोग साधु भी कहते थे। सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, लेखक किसके गाने पर मुग्ध थे? लेखक जो थे किसके गाने पर मुग्ध थे? 18 नंबर सवाल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा भगत के ना, बाल गोविंद भगत। चलिए अगला सवाल, भगत की पतोहू पुत्र वधु कैसी थी? तो आप जान रहे हैं मन जो पतोहू थी उनकी वो कैसी थी? तो 19 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 नंबर है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुशील ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है, भगत ने गंगा स्नान के लिए कितने दूर यात्रा पैदल का? 20 नंबर सवाल है ना, तो इसका पैदल की थी। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 30 कोस, है ना। सही जवाब हो जाएगा 30 कोस। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल ये कौन नंबर? 21 नंबर सवाल है ना, तो 21 नंबर यहाँ भगत है। भगत किसको अपना आदर्श मानते हैं? तो ये तो आसान सा भी पीछे ही बताएं कि भगत जो है ना अपना आदर्श मानते हैं किसको? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कबीर को अपना आदर्श मानते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए बाल गोविंद भगत क्या थे? तो बाल गोविंद भगत क्या थे हम लोग यहाँ देखते हैं। बाल गोविंद भगत आपको जानबे करते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है ना, अब देखिए साधु भी ऑप्शन में दिया है, और आपको लगाना भी है। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ भी पढ़ाए थे ना आपको, गृहस्थी भी करते थे। तो इसका आंसर देखिए साधु भी गाइड में दे रहा है और देता भी है, लेकिन आपको भी समझ जाना है कि गृहस्थ वो थे या नहीं थे, है ना। तो इसका आंसर सही होगा, आप लोग भी चल गए होंगे साधु पे, साधु उनको माना गया था, इसलिए इसका आंसर होगा गृहस्थ। सही जवाब हो जाएगा बी, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? तो ये आसान सा सवाल है। 23 नंबर, बाल गोविंद भगत जो है ना वो कबीर के अर्थात साहब के गीतों को गाते थे। सही जवाब हो जाएगा ए। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे को आग की किसने दिलाई? तो सही जवाब हो जाएगा, तो बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किसको दिलाई? 24 नंबर सवाल है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे के आग किससे दिलाई? तो ये आपको बताए थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्यों दिलाई थी, तो इसका आंसर तो नहीं है, लेकिन आंसर क्या होगा? 24 नंबर का आंसर ऐसे भी आपको नहीं बता रहे, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पतोहू से, है ना। पतोहू से दिलाए थे, और काहे दिलाए थे आपको बताए भी थे कि उस वक्त जो है ना औरतों से आग दिलाना क्या माना जाता था, और किस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए भी थे। सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए फाइनली 2 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे, अब तीसरा चैप्टर हम लोग है ना, तीन चैप्टर पढ़ना था, ये 5वां चैप्टर है हुंडू का जल प्रपात। तो इससे भी हम लोग आज के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला सवाल है, हुंडू का जल प्रपात साहित्य की कौन सी विधा है? देखिए 2018 में पूछा गया है ना, 2018 में पूछा गया है। हम आपको बोले नहीं कि क्या है, कविता है, डायरी है, निबंध है, इसके लिखने वाले कौन है, ये आपको ना जो है ना याद जरूर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत है। आप जान रहे हैं कि हुंडू का जल प्रपात ये किस तरह से जो जाते हैं, तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा सी, है ना।
अगला सवाल है, अगला सवाल है ना, देखिए अगला सवाल है, ये था, ये हुंडू का जलप्रपात के लेखक कौन है। हम आपको पहले बताएं कि ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप भी जान रहे हैं कि कमता प्रसाद सिंह काम, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभिराम वृक्ष बेनीपुरी देखे ना किसका थे, तो ये सब याद होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हुंडू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है। तो ये रांची से कहा जा रहा है कि हुंडू का जलप्रपात कितनी दूर है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना 27 मील। आप पढ़े भी हैं तो सही जवाब हो जाएगा 27 मील। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पुरलिया रोड से हुंडू की दूरी कितनी है। तो पुरलिया रोड से आपको बताए थे, दोनों जुड़वाए भी थे कि कैसे किस तरह से होगा। तो ये 13 मील था, और ये इधर वाला 14, 14 13 कितना होता है, 27 हो जाता है ना। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हुंडू का पानी की तरह चक्का काटता है, माने किसकी तरह चक्का माने काटता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 नंबर का क्या होगा, ये ना सांप की तरह, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना डी। चलिए अगला सवाल है। किंवदंती के अनुसार हुंडू से कितने मील दूरी पर कुछ लोग ने हुंडू से भी कई गुना बड़े प्राप्त को देखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना, कितने दूरी माने कितना दूर था। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 नंबर का, है ना 7 मील। तो आपको बताए भी थे, माने ये कहा जा रहा है ना कि हुंडू के प्रपात के अंदर भी एक ऐसा झरना था जो देखने में अजब सा लग रहा था। तो ये वही बात किया जा रहा है। अगला सवाल 7 नंबर। रांची से पुरलिया सड़क पर कितने मील जाने के बाद पहुंचने वाली सड़क मिलती थी। तो हो जाएगा ना 14 मील, इसका हो जाएगा 7 नंबर का आंसर। 14 13 27, इसलिए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है। हुंडू की शोभा कैसे बनी। तो हुंडू की शोभा जो है कैसे बनी आप जान रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 8 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्राकृत द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ना, प्राकृत द्वारा हुंडू का शोभा बनी। चलिए अगला सवाल है 9 नंबर। जैसा हुंडू का झरना वैसा उसका मार्ग, मार्ग यानी रास्ता कहाँ है। तो ये आप जान रहे हैं कि ये जो है ना 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, लेखक 9 नंबर है ना, तो लेखक ने कहा था किसका मार्ग, माने कौन कहा था, तो लेखक ने कहा था। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ये। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। फाइनली 9 नंबर हो गया है। 10 नंबर। हुंडू का जलप्रपात किस संस्कृति का वर्णन है, मैंने कह रहा है कि हुंडू के जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, अब जान रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति का। तो सही जवाब हो जाएगा ना बिल्कुल ए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितने मील आगे आकर हुंडू का झरना, ये हुंडू का यहाँ हुंडू का झरना है। तो इसका ऑप्शन ए में 20 मील, बी 50 मील, सी 60 मील और डी 100 मील। तो आप जान रहे हैं इसका जवाब हो जाएगा ना बी 50 मील, सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है। तो छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में वो स्वर्ग का एक टुकड़ा है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, आप जान रहे हैं सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए तो 12 नंबर सवाल हो गया। अब हम लोग 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या है। हुंडू का जलप्रपात के पास कितने बंगला बना दिया है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ना, 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। आप जान रहे हैं ए, यानी जिला बोर्ड ने क्या बनवा दिया है, ये जो है बंगला बनवा दिया है। चलिए सही जवाब हो जाएगा जिला बोर्ड। हुंडू का जलप्रपात ... संस्कृति का विशेषता उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। तो आप जान रहे हैं क्या है, तो ये इसका भी सही आंसर हो जाएगा ना, तो ये आदिवासी। तो अभी देखे भी आदिवासी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर का भी ए। अगला सवाल है। हुंडू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदर का वर्णन किया गया है। तो इसका भी जान रहे हैं कि नदी पहाड़ जंगल है। तो इसका आंसर दे रहा है, देख रहे हैं ये आंसर आ भी गया है इसमें, तो आंसर ए दे रहा है। तो आप जान रहे हैं कि लेकिन हुंडू के जलप्रपात में पहाड़ दे रहा है, लेकिन आप जान रहे हैं कि नदी जंगल उपयुक्त में सभी, ये देख रहे हैं ना आंसर इसका किस तरह से दिया है। तो आप जान रहे हैं किस तरह से हुंडू का जलप्रपात पढ़ाए थे आपको। तो सही जवाब क्या होना चाहिए आप मुंतखब कर लेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से गिरती है। तो आप जान रहे हैं स्वर्ण रेखा ये बंगाल के खाड़ी से गिरती है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है। लेखक हुंडू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो हम ... समीप पहुंच गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना देवलोक पहुंच गए हैं ना, सही जवाब हो जाएगा बी। संध्या की पवित्र एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन महान है। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग का भी महान होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही दिल को छू जाने वाली बात है, यानी अगर महान बनना है तो महान रास्ता भी चुनना चाहिए ना। तो ये जो है कह रहा है
क्या माने किसका दिया हुआ कथन है, तो आप जान रहे हैं कि 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा ना बी, महात्मा गांधी। तो सही जवाब हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। ये बात भी सही है, संध्या पवित्रता एक एवं महत्ता तभी उसका साधन जब महान हो, यानी साधन भी मौजूद हो आपके पढ़ने का, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल है देख नहीं रहे हैं, फिर से आप कई तरह का उसमें वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, तो ये और साधन आपको सब चीज़ मौजूद है फिर भी आप नहीं है, तो आप क्या महान है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। लेखक ने मित्र ने गुलाब किसको माना है, तो आप जान रहे हैं लेखक जो है 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये ए हो जाएगा ना, इसका झरना को ना माना है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ए। अगला सवाल हम लोग, छोटा नागपुर के निवासी किसके अवतार थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर उस सादगी के अवतार थे ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ए, सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है होंडू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी, तो आप जान रहे हैं कि ऊंचाई 243 फुट। जब ऊंचाई से पानी गिरता था तो ये भी कभी कभी पूछता है कि कितना फीट उछलता है, तो 20 फीट, यानी जब ऊपर से झरना गिर रहा है और गिर के वापस कितना उठता था, तो ये 20 फुट है ना, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल आखिरी है और कल से हम लोग बिहारी के दोहे से लेकर 3 चैप्टर और पढ़ेंगे। रांची एवं हजारीबाग के बीच कौन सा झरना स्थित है, तो ये तो आसान सा सवाल है कि रांची और हजारीबाग के बीच में तो है हुंडू का झरना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ए हो जाएगा। देखिए हुंडू का झरना या हुंडू का जलप्रपात ये एक ही है। तो ये रहा 3 चैप्टर और अगले वीडियो में हम लोग बिहारी के दोहे से पढ़ेंगे 3 और चैप्टर, तो एग्जाम आने से पहले आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।